हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन के लड़ाकू विमानों ने कर दी है ताइवान की घेराबंदी। जी हां दोस्तों, अमेरिका स्पीकर के दौरे से भड़का चाइना। अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे। ताइवान में लेवल 2 की अलर्ट जारी कर दी गई है दोस्तों, और आज रात को ही ताइवान के चारों ओर से बारूद बरसाएगा चाइना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है दोस्तों। युद्ध को लेकर बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पाकिस्तानी सेना के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा बलूचिस्तान में मिला, 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर तालिबान ने भी माना कि मारा गया अल जवाहिरी। जी हां दोस्तों, लेकिन अमेरिकी ड्रोन अटैक पर भड़का तालिबान। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर, जहां पर 2000 के नोट को लेकर सरकार ने लोकसभा में दे दी है ये बड़ी जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको भी जानना बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर सोना और चांदी के दाम काफी ज्यादा गिर गए हैं दोस्तों। बताएंगे कितने रुपए सस्ता हुआ है सोना और चांदी। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है दोस्तों, और आपको भारतीय होने पर गर्व है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के लड़ाकू विमानों ने कर दी है ताइवान की बड़ी घेराबंदी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के स्पीकर के दौरे से भड़का ड्रैगन। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने पर भड़के चीन ने क्या मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया है। ताइवान की सेना ने ऐसा दावा किया है दोस्तों। उनका कहना है कि चीन के 21 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने उनकी घेराबंदी कर दी है दोस्तों, और ये मिलिट्री प्लेन्स आइलैंड के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बोले तो अडीज में पहुंच गए हैं दोस्तों। नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने पर आग बबूला हुए चीन ने 50 मिनट के भीतर ही ताइवान के आसपास सैन्य ड्रिल और मिलिट्री एक्शन की धमकी दी थी दोस्तों। चीन ने कहा है कि वो ताइवान के कुछ हिस्सों में टारगेटेड मिलिट्री एक्शन ले सकता है। जी हाँ, अमेरिका में नंबर 3 की ताकत रखने वाली स्पीकर नैन्सी पेलोसी रात 8:14 पर ताइवान पहुंची है दोस्तों। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान में टारगेटेड मिलिट्री एक्शन से यानी चुनकर सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही है दोस्तों। अमेरिका से पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने गुरुवार से ताइवान के 6 तरफ सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया है। इस ड्रिल में J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ताइवान के आसपास होने वाली चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज बेहद अलग और चिंता बढ़ाने वाली होगी। इसमें चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरकर 6 इलाकों में मिलिट्री ड्रिल करेगा। चीनी सेना ने कहा है कि वो गुरुवार से रविवार तक ताइवान के आसपास के 6 क्षेत्रों में जरूरी मिलिट्री ड्रिल करेगा, और इसमें लाइव फायर ड्रिल भी शामिल होंगी। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस स्पीकर के पहुंचते ही ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बता दें जहां पर ताइवान के चारों ओर से बारूद बरसाने का प्लान कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें ताइवान को लेकर ये चीन की बहुत बड़ी धमकी है दोस्तों, और युद्ध आज से ही शुरू माना जा रहा है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस पर क्या एक्शन लेता है दोस्तों। क्या यूक्रेन की तरह ही अमेरिका आग लगाकर दोस्तों ताइवान को उस आग में झुलसने के लिए छोड़ देगा, या वाकई अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको? आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा ताइवान और अमेरिका के रिलेशन को लेकर दोस्तों। क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा दोस्तों? बताना मत भूलेगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हमेशा की तरह व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी सेना के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा बलूचिस्तान में मिला है दोस्तों। 6 सैनिकों की हुई मौत। बता दे पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर उत्तर पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सोमवार रात से लापता हो गया था, जिसका मलबा लास बेला जिले के मूसा गोत के पास मिला है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक हादसे में 6 सैनिकों की मौत हो गई है, जिनके शव मलबे से बरामद हुए हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के अनुसार खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ दोस्तों। वहीं पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने बताया है कि हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सहित 6 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर फिलीपींस के बाद ब्राजील चिली के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस
एरोस्पेस के CMD और CEO अतुल राणे ने कहा कि अगले 3 वर्षों में ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये एक प्रमुख सैन्य उपकरण निर्माता, रक्षा निर्यात और विक्रेता बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हां, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख ने सोमवार को एक रूसी समाचार एजेंसी को बताया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के कुल निर्यात ऑर्डर $4 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CMD और CEO अतुल राणे ने कहा कि निर्यात अगले 3 वर्षों में $2.5 बिलियन से $3 बिलियन हो सकता है दोस्तों, और हम इस तरह की बिक्री की उम्मीद करते हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस की 3 बैटरी बेचने के लिए जनवरी 2022 में $375 मिलियन यानी करीब 2770 करोड़ रुपए का अनुबंध करने के बाद ब्राजील और चिली के साथ बातचीत जारी है। राणे ने वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, UAE और सऊदी अरब सहित अन्य देशों और भौगोलिक क्षेत्रों का नाम लेते हुए कहा कि लैटिन अमेरिका में थोड़ा और समय लग सकता है, यानी शायद 3 या 4 साल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत भी अब ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात में बढ़ावा मिलने की उम्मीद कर रहा है दोस्तों, और ये पॉसिबल हो पाएगा अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन हो पाएगा दोस्तों, तो ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान के लिए तालिबान के मंत्री ने मांगी मदद, कहा वादे का पक्का है भारत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने को 1 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी स्थिरता देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को अब देश के विकास के लिए भारत की याद आई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फिर से विकास कार्यों को शुरू करने के लिए उन्हें भारत की जरूरत है। संकट में फंसे अफगानिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद होगी। उन्होंने कहा कि हमें शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए भारत की जरूरत है। भारत और अफगानिस्तान के सामाजिक संबंध हैं। जी हाँ, एक भारतीय मीडिया चैनल से बातचीत में हक्कानी ने जोर देते हुए कहा है, हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत है, हमें क्षेत्र में भारत की मौजूदगी की आवश्यकता है ताकि अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। हक्कानी ने काबुल में एक बार फिर भारतीय दूतावास खोलने के कदम का स्वागत किया है। हक्कानी ने कहा कि अफगान सरकार ने सुनिश्चित किया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, राजनयिक और राष्ट्रीय संस्थान सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि दूतावास को फिर शुरू करना एक अच्छा कदम है, ये समय की मांग भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या वाकई भारत अफगानिस्तान के लिए दोस्तों किसी वरदान से कम नहीं, या अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं भारत को लेकर गलत राह चलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों? जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें इसी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां तालिबान ने भी मारा गया अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन अटैक पर भड़का। जी हां, बताया कैसे हुआ ये हमला दोस्तों। आतंकी सरगना अयमान अल जवाहिरी के मारे जाने की तालिबान ने भी पुष्टि कर दी। इसके साथ ही उसने अमेरिका की ओर से काबुल में ड्रोन अटैक करके जवाहिरी को मार गिराने की निंदा भी की। अफगानिस्तान की न्यूज वेबसाइट टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल में एक जोरदार धमाका रविवार को सुबह हुआ था। इससे पहले अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी टकोर ने दावा किया था कि शेरपुर में एक घर पर रॉकेट से अटैक हुआ था। घर खाली था, इसलिए किसी की मौत नहीं हुई थी। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल टीवी पर अपने संबोधन में बताया था कि अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अब न्याय हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अल जवाहिरी को अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है दोस्तों। उसे दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और लंबे समय से अमेरिका उसकी तलाश कर रहा था। पहले भी अमेरिका की ओर से जवाहिरी को मार गिराने के दावे किए गए थे, लेकिन खुद जवाहिरी ही कई बार टेप जारी कर उन्हें खारिज कर चुका था। हालांकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान जारी करके जवाहिरी के मारे जाने की बात नहीं कही थी। बीते साल अगस्त में ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी की थी और उसके ठीक 1 साल बाद उसने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस ड्रोन से हुआ है अल जवाहिरी पर वार। 25,000 फीट की ऊंचाई से सेट कर लेता है ये टारगेट। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में छिपा था अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी। जैसे उसके अड्डे की पुख्ता जानकारी अमेरिकी जासूसी संस्था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बोले तो CIA को पता चली, उन्होंने उड़ा दिया अपना सबसे घातक और चुपचाप हमला करने वाला ड्रोन। और इस ड्रोन की खासियत यही है कि उसके आने और जाने की कोई खबर तक नहीं चलती जब तक वो हमला नहीं कर देता। और इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रिपर। जी हाँ दोस्तों, MQ-9 रिपर की खास बात यह है कि ये दुश्मनों की नापाक हरकतों पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़
उतारते ही उन्हें मिसाइल से हमला करके तुरंत सेकंडों में बर्बाद कर देता है दोस्तों। और यही हुआ अल जवाहिरी के साथ। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत के पास भी इससे भी एडवांस डिफेंस सिस्टम होना चाहिए दोस्तों, तो हमें और अपग्रेड करना है। कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली का बड़ा दावा, नेपाल का नया नक्शा जारी करने पर मुझे सत्ता से हटाया गया। जी हां दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दोस्तों दावा किया है कि उनकी सरकार द्वारा नेपाल का एक नया नक्शा प्रकाशित करने पर उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। और इस नक्शे में काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपुलेख शामिल थे। लिपुलेख दर्रा काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, जो नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपना अभिन्न अंग बताते हैं। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इस पर दावा करता है दोस्तों। मुख्य विपक्षी सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने दावा किया कि लेकिन इन क्षेत्रों को नेपाल से हटा दिया गया था और मुझे अच्छी तरह पता था कि इन क्षेत्रों को नेपाली पक्ष में शामिल करने के बाद मुझे सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। ओली ने पूर्व प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंदा और पूर्व जल संसाधन मंत्री पशुपति शमशेर राणा के साथ सोमवार को काठमांडू में एक समारोह के दौरान पूर्व जल संसाधन सचिव द्वारिका नाथ ढुंगेल और द्वारा लिखित पुस्तक का संयुक्त रूप से विमोचन किया। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने कहा कि नेपाली जल संसाधनों का बहुउद्देश्य उपयोग आर्थिक समृद्धि का आधार होगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर जल संसाधनों को साझा क्यों नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों केपी शर्मा ओली का भारत पर इनडायरेक्टली इल्जाम लगाना दोस्तों, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। इनका मानना है कि जैसे ही इन्होंने नेपाल का नया नक्शा जारी किया और उसमें लिम्पिया धुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया और इसी वजह से उनकी प्रधानमंत्री की पद चली गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन्होंने भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की है दोस्तों। ऐसे में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां हबमन टोटा आ रहा चीन का जासूसी जहाज। श्रीलंका ने भारत को बताई अपनी मजबूरी और भारत को दिया भरोसा। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की समुद्री सीमा में चीन के पोत को लेकर भारत ने जताई चिंता। श्रीलंकाई पीएम ने अब दिया है भरोसा। आपको बता दें कि श्रीलंका ने चीन के एक जहाज को हम्बन टोटा पोर्ट जाने की इजाजत दे दी है दोस्तों। यह जहाज सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली से लैस है और इसे खोजबीन व पड़ताल करने के काम में महारत हासिल है दोस्तों। ये जहाज 11 से 17 अगस्त तक हम्बन टोटा पोर्ट पर रहेगा। चीनी जहाज के इस यात्रा पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन बावजूद इसके श्रीलंका ने इसे आने की अनुमति दे दी दोस्तों। और इसी बीच श्रीलंका ने भारतीय चिंताओं को दरकिनार करते हुए इस जहाज के आने का कारण बताया। जी हाँ, श्रीलंका ने मंगलवार को एक चीनी जहाज की निर्धारित यात्रा पर भारतीय चिंताओं को दरकिनार करते हुए कहा कि ये केवल ईंधन भरने और आपूर्ति को फिर बहाल करने के लिए आ रहा है। हम्बन टोटा आ रहे इस जहाज का नाम युआन वांग 5 है। चीन के ही मुताबिक ये जहाज अंतरिक्ष और उपग्रह ट्रैकिंग से लैस है और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये पोर्ट पर एक हफ्ते तक रहेगा। जी हाँ, एक सप्ताह तक पोर्ट पर रहेगा ये युआन वांग 5। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि वो अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए हम्बन टोटा पोर्ट के हर घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। भारत के दक्षिणी राज्यों से इस पोर्ट की दूरी महज कुछ किलोमीटर की है। भारत की चिंता की वजह भी यही है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान को लगा बहुत बड़ा झटका। विदेशी फंडिंग मामले में दोषी पाई गई है इमरान खान की पार्टी। जी हाँ, पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी हुई नजर आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मंगलवार को अपने एक फैसले में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रतिबंधित धन जुटाए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने पीटीआई को एक रेड नोटिस जारी करके पूछा था कि इस धन को जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ये नोटिस इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इमरान खान की पार्टी को मिले चंदे के एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अवैध घोषित कर दिया है। डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि पूर्व सत्ताधारी पार्टी पीटीआई ने 34 विदेशी चंदे लिए हैं और ये फंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से लिए गए थे। आयोग ने कहा है कि पीटीआई को अन्य देशों के अलावा भी पाकिस्तानी उद्योगपतियों से भी फंड मिला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर यूनाइटेड नेशन चीफ की बहुत बड़ी चेतावनी दोस्तों। कहा गलत कैलकुलेशन से परमाणु विनाश का शिकार हो जाएगी इंसानियत। और भारत पाकिस्तान पर भी इन्होंने कह
बेहद बड़ी बात बता दे, संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है दोस्तों कि सिर्फ एक गलत गणना से इंसानियत परमाणु विनाश की ओर चली जाएगी। पूरी दुनिया में लगातार परमाणु हथियारों की जो मांग और मात्रा बढ़ रही है उसे तत्काल रोकना होगा। परमाणु हथियार बना रहे और रखने वाले देशों को इससे एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। जी हाँ, एंटोनियो ने कहा कि अब हम भाग्यशाली रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली रहना किसी रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, ना ही दुनिया में फैल रहे तनाव की वजह से परमाणु युद्ध की आशंका बन सकती है। और इस समय इंसानियत एक गलत फहमी, एक गलत कैलकुलेशन की वजह से परमाणु विनाश की ओर जा सकती है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ईरान में पहाड़ों के नीचे बन रहा है परमाणु बम, न्यूयॉर्क को खंडर में बदलने की दी धमकी। जी हाँ, ईरान ने एक बार फिर से परमाणु हथियार बनाने की धमकी दी है। कथित तौर पर ईरान ने चेतावनी दी है कि वो ऐसा बम बना रहा है जिसके पास न्यूयॉर्क को एक नरकीय खंडर बनाने की क्षमता है। यदि ये धमकी ऐसे समय में आई है जब एक बार फिर से परमाणु समझौते को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC से जुड़े 2 टेलीग्राम चैनल की ओर से 2 मिनट के वीडियो पोस्ट किए गए हैं दोस्तों। लंदन स्थित मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि टेलीग्राम चैनलों की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला का कोई भी बेवकूफी भरा कदम उठाया तो ईरान कम से कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। दोस्तों, वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि कोम के पास फोर्डो में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में इस्लामी गणराज्य को परमाणु संपन्न बनाने का काम हो रहा है। यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहाँ बांग्लादेश ने चीन को सिखाया सबक, ड्रैगन को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का आगामी बांग्लादेश दौरा विवादों में है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अगस्त की शुरुआत में वांग यी के बांग्लादेश दौरे का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश सरकार से बिना किसी चर्चा के विदेश मंत्री वांग यी के ढाका दौरे की तारीखें तय कर दी गई थी, लेकिन इसका पता चलने पर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने आपत्ति जताई और इस आपत्ति के बाद चीन के विदेश मंत्री के बांग्लादेश दौरे की तारीखों में बदलाव किया गया और इस पूरे मामले से चीन को पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बांग्लादेश सरकार से बिना विचार विमर्श के अगस्त के पहले हफ्ते में विदेश मंत्री के ढाका दौरे का ऐलान किया था, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार से चर्चा के बाद चीन के विदेश मंत्री का दौरा टेम्परेरी तौर पर 7 से 8 अगस्त के आसपास निर्धारित किया गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां ताइवान के पास कितनी है सैन्य ताकत, अगर चीन ने हमला किया तो कितनी देर तक टिक सकेगा ताइवान। दोस्तों, आपको बताते हैं, जहां पर एशिया में 2 सुपर पावर एक दूसरे के सामने है और जंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जानना जरूरी है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो ताइवान कितनी देर तक टिक सकता है। दोस्तों, दरअसल ताइवान एक छोटा देश है, लिहाजा उसके पास सैन्य शक्ति तो कम है ही, बल्कि चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन ताइवान को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का मजबूती से समर्थन मिला हुआ है। ताइवान की रक्षा के लिए हमेशा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में रहते हैं और इस वक्त अमेरिका के साथ साथ जापान और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारी हथियारों के साथ साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। ताइवान के राष्ट्रपति ये भी मानती हैं कि ताइवान जितनी ज्यादा दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता है, चीन उतना ज्यादा प्रेशर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ताइवान का खात्मा कर पाएगा चाइना दोस्तों, या फिर चाइना का ही खात्मा कर दिया जाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के एक साथ आने के बाद आपकी जो भी राय हो दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 81 चीनी नागरिकों को दिया गया भारत छोड़ने का नोटिस, लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार ने भारत में आए चीनी नागरिकों को लेकर जानकारी दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बीते 2 साल में 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर मंकी पॉक्स के केसों ने देश में बढ़ाई चिंता। केरल में 5 और दिल्ली में 3 लोग पॉजिटिव। जी हां, अब तक 1 की गई है जान। दरअसल मंकी पॉक्स के केसों की संख्या देश में भले ही कम हो, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों। देश में अब मंकी पॉक्स के केसों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है दोस्तों। इनमें दिल्ली के 3 और केरल के 5 केस हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स के संदिग्ध 35 वर्षीय नाइजीरिया युवक की रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आ गई है दोस्तों, और ये युवक फिलहाल दिल्ली में ही रहता है। ये हाल ही में कहीं भी विदेश यात्रा पर नहीं गया था। देश में इसका पहला केस 14 अप्रैल को केरल में मिला था। जी हाँ दोस्तों, कोविड की बात करें, जहाँ दिल्ली में कोरोना के 1,500 से ज्यादा नए केस मिले दोस्तों। 3 मरीजों की हुई मौत। बता दें, दिल्ली में कोरोना
संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में कोरोना संक्रमण के 1506 नए मामले सामने आए हैं दोस्तों, जबकि कोविड-19 की वजह से दिल्ली में 3 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 10.63% हो गई है, जबकि कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 5006 हो गए। ऐसे में अपना ध्यान अवश्य रखिएगा आप लोग दोस्तों, और बाहर जाएं तो बिना मास्क लगाए बाहर ना जाइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां दोस्तों पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर महिला ने फेंकी चप्पल, कहा ये जनता का धन लूट रहे। जी हां, पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर कल एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा। जांच कराने के लिए कोलकाता के ईएसआई अस्पताल लाए जाने पर वहां मौजूद एक महिला ने चटर्जी पर चप्पल फेंकी। चटर्जी व उनकी महिला सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी राज्य के बहुचर्चित एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया, और ये घटना उस वक्त हुई जब ईडी की एक टीम चटर्जी को जांच के लिए ईएसआई अस्पताल लेकर पहुंची। वहां मौजूद एक महिला चटर्जी को देख भड़क गई दोस्तों, और उन पर अपनी चप्पल उतार कर फेंक डाली। गुस्से में महिला चिल्ला रही थी कि ये नेता जनता का धन लूट रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या आप इस महिला की बातों का समर्थन करेंगे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर 2000 के नोट को लेकर सरकार ने लोकसभा में दी है बड़ी जानकारी। 2000 रुपए के जाली नोट को लेकर अगर आपको भी टेंशन हो तो आपके लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि पहले के मुकाबले बैंकिंग सिस्टम में 2000 रुपए के जाली नोट की संख्या अब काफी कम हो चुकी है। सरकार के मुताबिक 2018 से 2020 के बीच ऐसे नकली नोट की संख्या में तेजी देखने को मिल रही थी। हालांकि अब इसमें गिरावट का रुख है। सरकार ने ये जवाब उस सवाल पर दिए गए जिसमें 2000 के नकली नोटों की संख्या और उन पर नियंत्रण के तरीकों के बारे में पूछा गया था। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में जानकारी दी है कि साल 2021-22 में देश के बैंकिंग सिस्टम में 2000 मूल्य के 13,604 नकली नोट पकड़े गए थे, जो कि सर्कुलेशन में मौजूद 2000 मूल्य के सभी नोट का सिर्फ 0.00063% ही है दोस्तों। दिए गए जवाब के मुताबिक 2018 से 2020 के बीच ऐसी नकली नोट की संख्या में बढ़त मिली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े लेवल पर शुरू हुई जांच, सरकार ने दिए आदेश, इन किसानों से होगी वसूली। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी सख्ती दिखाई है। सरकार ने इस योजना के तहत जमीनों के जांच के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सीधा उनके खाते में 2000 रुपए की 3 किस्त यानी सालाना 6000 रुपए भेजती है दोस्तों। लेकिन इस योजना में कुछ लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने योजना में पंजीकृत किसानों के कागजातों की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। अगर आप इस सरकार के इस नए नियम का समर्थन करते हैं दोस्तों तो हमारा समर्थन है सरकार का, कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर एशिया कप की तारीखों का हुआ ऐलान, दुबई में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। इसी महीने के आखिर में होने वाले एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह द्वारा मंगलवार शाम को इसका ऐलान किया गया। 27 अगस्त से रशिया में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और अफगानिस्तान की टीमें 28 अगस्त को आमने सामने होंगी। जी हां, एशिया कप इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाना है, जहां पर पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा, जबकि रविवार 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी और ये मैच भी दुबई में ही खेला जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। ऐसे में अपने इंडियन टीम को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इस क्रिकेट मैच के लिए। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।